आज की हमारी जो क्लास है वो जॉन ड्राइडन का प्ले ऑल फॉर लव के ऊपर है। देखो, ये प्ले हमारा टीजीटी पीजीटी में नहीं है, यूपी वाली टीजीटी पीजीटी। लेकिन अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर यहाँ एलटी ग्रेड में, तो खैर ये प्रेस्क्राइब्ड है। मतलब एलटी ग्रेड में तो ये सिलेबस में ही है आपके, ऑल फॉर लव। तो इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन के काफी वर्क्स उसने लिखे हैं, लेकिन ये वो एक बड़ा क्रिटिक ड्राइडन रहा है, बड़ा प्ले राइट भी रहा है, पोयम भी लिखी है इसने, ट्रांसलेटर भी है। मतलब ड्राइडन की बात तो खैर चलो हम बाद में करेंगे जब इसकी बायोग्राफी कराऊंगा। लेकिन आज बात कर लेते हैं सीधी सीधी ऑल फॉर लव की और इसकी समरी की, इसके कैरेक्टर्स की। तो समरी करने से पहले हमें इसके कैरेक्टर के बारे में जानकारी करनी है कि कौन कौन से बड़े बड़े कैरेक्टर है। तो ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। तो मतलब एक लिमिटेड कैरेक्टर्स है इसके, और मेन कैरेक्टर्स तो चार पांच ही है इसके। उनके बारे में बताऊंगा, फिर इसकी समरी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे। और फिर जॉन ड्राइडन के बारे में मैं बताऊंगा, उसकी बायोग्राफी कराऊंगा, वो थर्ड वीडियो होगी। इसका मतलब टोटल कंप्लीट अगर हम ऑल फॉर लव को करने के लिए थ्री वीडियोस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट बनाऊंगा इसकी, ठीक। और आज समरी की बात करेंगे। समरी से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल फॉर लव एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लिखा गया एक प्ले है, जो लिखा था जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन की जब हम बात करते हैं तो एकदम माइंड में हमारे आता है कि ये कौन सी एज का है। ये रेस्टोरेशन एज थी, जिसे हम 18th सेंचुरी, न्यू क्लासिकल एज, सेडो क्लासिकल एज, और एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये मतलब कई नामों से इस एज को जाना जाता है। इसमें पोप की एज ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन, ये तीन महान राइटर थे इस एज के। और ये रेस्टोरेशन पीरियड है, जो जिस समय जॉन ड्राइडन था, रेस्टोरेशन क्या था, रीस्टोर हुआ था यहाँ पर सिंहासन। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें चार्ल्स सेकंड से पहले अगर बात करें, चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडेड कर दिया गया था। और जब चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया था तो उस समय 1649 से लेकर के 11 साल तक, 1660 तक, वहां पर एक तरीके से इंटररेग्नम पीरियड था। मतलब किसी का शासन नहीं था, क्रोमवेल वगैरह जो थे वो उसे चला रहे थे। तो एक तरह से पार्लियामेंट के हाथ में आ गया था वो। एक मेजर मोमेंट्स का पार्ट है, अगर उसे उसमें जाएंगे किस तरीके से डेथ हुई थी, कैसे मर्डर किया गया था चार्ल्स सेकंड के पिता का, चार्ल्स फर्स्ट का। तो चार्ल्स सेकंड गद्दी को संभालता है, ये फ्रांस से आया था। तो जब ये रीस्टोर करता है, मतलब मोनार्की दोबारा आती है, तो मोनार्की का रीस्टोर होना रेस्टोरेशन एज कहलाता है। उसी एज का राइटर है जॉन ड्राइडन। ये ड्रामेटिस्ट, पोइट और एक बहुत बड़ा क्रिटिक भी है। तो इसके मतलब बहुत खूबी है। ड्राइडन ने सेलिब्रेट करा था मोनार्की का। तो वो चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पे बैठा तो उसने इसका सेलिब्रेट भी करा था, और ड्राइडन की कई पोयम इस तरीके से लिखी हुई भी है। यहाँ पर जॉन ड्राइडन ने क्या करा कि ये अब प्ले भी अलग तरीके से लिखे जाने लगे थे। 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आया, तो जो एक बैन लगा हुआ था थिएटर पे, वो भी उसने खोल दिया था। तो अब ड्रामा लिखे जाने लगे। पहले बीच में तो ड्रामे बंद हो गए थे। लेकिन 1660 के बाद ये 1677 में लिख करके 78 में पब्लिश करा था ऑल फॉर लव। अब अगर आप ऑल फॉर लव की समरी को अगर ध्यान से आप एक बार समझ लोगे ना, तो इसकी कहानी को समझ लो। बट बिल्कुल बिटवीन द लाइन या बहुत बारीकी से एक एक चीज को क्लियर करने वाली जब बात आएगी तो वो क्वेश्चंस में हो जाएंगी। मैंने इसके क्वेश्चन भी समरी के हिसाब से, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही लिखे हैं, तो आपको वहां भी मतलब एक डबल समरी भी क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कोई चीज अगर हमारी छूट भी गई समरी में, तो हम वहां पे उसे बैकअप कर लेंगे। तो फिलहाल एक कहानी हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए। जिन बच्चों ने विलियम शेक्सपियर का एंटोनियन क्लोपेट्रा पढ़ा होगा, वो तो इसे बहुत आसानी से, मतलब वो तो सेम ही कहानी है। भाई, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लिखी गई है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा के ऊपर है, ये ऑल फॉर लव जो है, ये वही एंटोनी और वही क्लोपेट्रा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जिसके बारे में शेक्सपियर ने दो प्ले लिखे थे जो रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड थे। जिनमें से एक था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ना पढ़ा हो, क्योंकि ये इंटर में भी आ जाता है, ग्रेजुएशन में भी लगा रहता है। तो जूलियस सीजर सभी ने पढ़ा हुआ होता है। वहां पे नाम आते थे रोमन सोल्जर्स, रोमन जर्नल, और रोम का ही जूलियस सीजर था, जो एक डिक्टेटर के रूप में सबने सोचा कि ये तो तानाशाह बन जाएगा। तो वहां पर कैसियस का नाम सुना होगा आपने, ब्रूटस का नाम सुना होगा, एंटोनी का नाम सुना होगा, और वहीं पर नाम आता था जूलियस सीजर का।
और एक लेडी का नाम जब आता था तो कलपुर्निया का नाम आता था, सीजर की वाइफ जो थी, और पोर्शिया का नाम भी आता था, जो किस तरीके से सुसाइड कर ली थी, कोयले निगल लिए थे उसने। जब उसे पता लगा था, वो ब्रूटस की वाइफ थी, कि ब्रूटस युद्ध में मारा जाएगा, मतलब बिल्कुल उसे घेर लिया है। तो वो, जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा होती है या जोहर प्रथा होती है, तो वो जोहर प्रथा ही एक तरीके से समझो। रोमन लेडी बड़ी बहादुर हुआ करती थी, उन्होंने ऐसे कोयले निगल लिए। और रोम की हिस्ट्री में ये भी देखने को मिलता है कि जब कोई फंस जाता है, परेशानी में हो जाता है, तो मतलब वे दूसरे के हाथों से मरना पसंद नहीं करते, सुसाइड बहुत करते हैं। आपने अगर उसमें भी देखा होगा, ब्रूटस ने सुसाइड कर ली। आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से कैसियस ने भी अपने आप को इस तरह से मार लिया। तो मतलब ये सारी चीज, और वहीं एक नाम आया था ओक्टेवियस सीजर का। जूलियस सीजर का जब मर्डर हो गया था, मैं जूलियस सीजर की बात कर रहा हूँ, ये समझ लो जैसे मूवी देखते हो ना आप, किसी का पार्ट फर्स्ट, धमाल का पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड, या कोई आंखें मूवी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ऐसे ही मतलब इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट इसका अगर देखें तो जूलियस सीजर है, जो विलियम शेक्सपियर ने, उसके तुरंत बाद ये प्ले हुआ था। तो अगर जब मैं एंटोनी एंड क्लोपेट्रा पढ़ाता हूँ विलियम शेक्सपियर की, तो वहां बताता हूँ कि विलियम शेक्सपियर ने फर्स्ट पार्ट बना दिया जूलियस सीजर, और सेकंड पार्ट एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। अब इसने क्या करा, ड्राइडन ने, इसने एंटोनी एंड क्लोपेट्रा को ही मतलब वही कहानी लेकर के ऑल फॉर लव बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करा, थोड़ा चेंजिंग कर दी स्टोरी में। देखो, मेन फैक्ट को तो चेंज कर नहीं सकते। अगर एंटोनी क्लोपेट्रा से पहले मरा है, तो ऐसा नहीं है कि अब जॉन ड्राइडन उसे बाद में मार दे, भाई वो हिस्ट्री है ना, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। अगर एंटोनी की वाइफ का नाम ओक्टेविया है, तो ओक्टेविया ही रहेगा। क्लोपेट्रा है तो क्लोपेट्रा ही रहेगी। अगर एक्टियम का युद्ध हुआ था और उसमें ऑक्टेवियस सीजर जीत गया था, एंटोनी को हरा दिया था, तो वो युद्ध अगर यहाँ जिक्र होगा तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जिता दे वो हरा दे। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी में चेंजिंग कर देते हैं, बीच बीच में कोई ऐसा एपिसोड डाल देते हैं, जैसे ओक्टेविया की और क्लोपेट्रा की मुलाकात दिखा दी इसने, ड्राइडन ने, यहाँ पर मिस्र में, इजिप्ट में। उसने नहीं दिखाई थी इस तरीके से। कुछ चेंजिंग है। जब विलियम शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लोपेट्रा उसने लिखी, तो उसने स्टार्टिंग से पूरी एक एक चीजों को दिखाया है उसने। रोम को भी दिखाया है, इजिप्ट को भी दिखाया, यहाँ ये इजिप्ट में ही है, मतलब ऐसा समझो क्लोपेट्रा जैसे फुल डिटेल में लिखी हो। और ये लास्ट लास्ट का पार्ट उठा लिया इसने, मतलब जो डेथ सीन था, और एक बेहतरीन जो लव ट्रेजेडी होनी चाहिए वो दिखाई है। जब आप डेथ देखोगे ना इनकी, कि किस तरीके से एंटोनी मरा है, किस तरीके से फिर क्लोपेट्रा मरती है, तो वो मतलब दिल को दहला देने वाला होता है। उसमें ऐसा लगता है कि देखो ये कितना लव करते थे, एक ट्रू लव देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, जो इंसान, क्या कहना तो बहुत सुनते हैं हम कि भाई मैं उसके लिए मर जाऊं, वो मेरे लिए मर जाए, लेकिन इसमें जब आप देखोगे कि वाकई इंसान अपनी जान भी कुछ नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को मार लेता है अपनी बिलव्ड के लिए, अपनी बिलव्ड जो है वो अपने लवर के लिए अपने आप को मार रही है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। भाई सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए उसकी जिंदगी है, अब वो जिंदगी को भी इस तरीके से खत्म कर दे अपने पार्टनर के लिए, तो इसका मतलब अंदाजा लगाना, मतलब बिल्कुल फैक्ट हो जाता है कि कौन किससे कितना लव करता है। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे के लिए किस तरीके से जान दे दी। तो एंटोनी एंड क्लोपेट्रा वो ही चीज, मतलब एक दिल दहला देने वाली होती है इसमें, वो एंड जो होता है। लेकिन यहाँ ज्यादा डिटेल ना करके उस एंड पे ही डायरेक्ट चला है जॉन ट्राइडन, उसे वही दिखाना था, इसलिए इस ट्रेजिडी को हीरोइक ट्रेजिडी कहा गया है। हीरोइक ट्रेजिडी इसमें आप देखोगे, एक इस तरीके से मतलब लव के लिए कुछ भी कर देना, मतलब एक हीरोइक ट्रेजिडी ऐसा दिखाई देगा आपको कि हीरो जो है इसमें, इसके अंदर वो बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ, मतलब वो उसके जो डेथ सीन है, मतलब यहाँ जो दिखाया गया वो टोटल मतलब एक हीरोइक ट्रेजिडी होती है, नॉर्मल इंसानों की कहानी नहीं है। मतलब एक ट्रेजिक सीन देख करके आपको एहसास हो जाएगा। ब्लैंक वर्स में लिखी है ड्राइडन ने, ये भी बड़ी बात होती है। अगर कोई ड्रामा ब्लैंक वर्स में लिख दो, पोइट्री में लिख दो, तो ऐसा काम कौन करता था, ये क्रिस्टोफर मार्लो करता था। उसके सारे प्ले विलियम शेक्सपियर से पहले, क्रिस्टोफर मार्लो जो यूनिवर्सिटी विट्स का हेड भी था, तो वो क्या करता था, वो ब्लैंक वर्स में लिखा करता था। ब्लैंक वर्स स्टार्ट चाहे सरी ने कर दिया हो, लेकिन ब्लैंक वर्स को परफेक्ट बना दिया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। उसने काफी ड्रामे लिखे, डॉक्टर फोस्टस जैसे ड्रामा उसी का ही है, द जू ऑफ माल्टा, तो उसके ड्रामे है जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, तो उसने ब्लैंक वर्स में लिखे। अगर कोई ब्लैंक वर्स में लिखता है तो ब्लैंक वर्स तो डिवाइस है पोइट्री की। ब्लैंक वर्स में आइम्बिक पेंटामीटर होता है, राइम स्कीम भी तो मैच नहीं करती, अगर राइम स्कीम मैच कर जाए तो हीरोइक कपलेट हो जाएगा। तो वो लिखा था उसने, तो उसके सारे ड्रामा जो थे, जहां अगर आपको ये पता लग जाए, ये बड़ा
इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। पूछे गई चीज है कि अगर आपको पता लग जाए ये ड्रामा, ड्रामा तो प्रोज होता है भाई, ड्रामे का मतलब क्या है, प्रोज में ऐसे कोई कह दे तो प्रोज है उसका मतलब। लेकिन अगर कोई ड्रामा आपका हीरोइक कपलेट में, या कोई ड्रामा आपका ब्लैंक वर्स में ऐसे लिख दिया जाए, तो समझ लो वो पोइट्री वाले तरीके से लिखा गया है, क्योंकि मीटर है ना उसमें, आई एम बिग पेंटामीटर। तो पोइट्री वाला, अगर वो पोइट्री वाले तरीके से लिखा गया है तो उसे हम बोलेंगे वर्स ड्रामा, पोइटिक ड्रामा। अगर आपसे पूछ ले कि किस तरीके का ड्रामा है ये, तो पोइटिक ड्रामा ऑप्शन में हो, वर्स ड्रामा हो, एक ही बात है। वर्स माने पंक्तियां वाला, पोयम वाला, पद वाला। तो वर्स ड्रामा, पोइटिक ड्रामा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, तो ये भी एक वर्स ड्रामा है जॉन ड्राइडन का। तो ड्राइडन ने लिखा है, आपने हिंदी में देखा होगा, मतलब अपने इंडिया में देखा होगा कि कुछ रामायण, जैसे एक वो आपने अरुण गोविल वाली रामायण, सबसे ज्यादा बच्चों ने वही देखी है। वो इसलिए देखी है क्योंकि वो हमारे टीवी चैनल पे चली थी, बहुत ज्यादा सीरियल वो चला, तो वो मतलब वो ड्रामा वो हमने रामायण देखी है, ऐसी महाभारत देखी है हमने। लेकिन रामायण और महाभारत अलग अलग डायरेक्टर ने अलग अलग तरीके से, और भी बहुत सारी बनी हुई है, आपने कुछ देखी भी होगी, कार्टून में भी बना रखी है। लेकिन वहां पे आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती, कुछ स्टोरी में चेंजिंग कर देते हैं, लेकिन फैक्ट वही रहते हैं कि भी अगर सीता का विवाह इस तरीके से होता है ऐसे ही होगा, अगर राम ने रावण को ऐसे मारा तो वो मारा ही होगा, तो मतलब वो फैक्ट नहीं चेंज करते, लेकिन स्टोरी के बीच के एपिसोड चेंज कर देते हैं। ऐसे आपने एक मूवी देखी होगी भगत सिंह करके, वो 6-7 डायरेक्टर ने बनाई थी, किसी ने हीरो को ही ले लिया, किसी ने हीरो को ही ले लिया, कहानी सेम थी। भगत सिंह इस दिन मरा है तो वही दिन दिखाएंगे, भगत सिंह को फांसी हुई है तो फांसी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई जहर देते हुए दिखा दे उसे, वो सेम दिखाएंगे। लेकिन बात क्या होती है कि फैक्ट की छेड़खानी नहीं होती, बीच में स्टोरी में किसी में गाना दिखा दिया, किसी में लव स्टोरी एक बीच में डाल दी, चटपटा बनाने के लिए, कुछ अलग एंगल दिखाने के लिए, वो चीजें होती है। ऐसा ही करा था जॉन ट्राइटन ने। इसने एंटोनी एंड क्लोपेट्रा की स्टोरी विलियम शेक्सपियर वाली ली, जो कि तू बना दिए, फैक्ट तो जो कि तू कर दिए, थोड़ी बहुत चेंजिंग उसमें कर दी है। कैरेक्टर भी वही होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कोई अलग से कोई इंसान आ रहा है। कुछ कैरेक्टर जो माइनर कैरेक्टर है वो जरूर डाल देंगे, जैसे नौकर वोकर के कैरेक्टर, लेकिन अगर एंटोनी है, क्लोपेट्रा है, तो वो तो वही होंगे ना, ऑक्टेवियस सीजर है, ऑक्टेविया है, तो वो कैरेक्टर वही है। अब हम बात करते हैं, देखो दो देश है, एक है रोम और दूसरा है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। तो मिस्र की नील नदी का नाम आपने सुना भी होगा, कि इस धरती पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिस्र की नील नदी। अगर भारत की नदी पूछ लेते हैं तो गंगा, लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पूछते हैं तो वो मिस्र की नील नदी होती है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, जैसे यूनान को ग्रीक कहते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही। तो एंशियंट इजिप्ट की बात है ये, बहुत प्राचीन, मतलब ये तो बीसी की बात चल रही थी। तो जब जूलियस सीजर था उसके बाद में एंटोनी आता है। एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर ही थे जिन्होंने जूलियस सीजर के मर्डर का बदला लिया था ब्रूटस और कैसियस से। ये हमने जूलियस सीजर में देखा था। तो इसका मतलब एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर बिल्कुल दोनों साथ साथ लड़े थे जूलियस सीजर के लिए। और इन तीनों की जब जूलियस सीजर खत्म हो गए तो सब एक ही साथ के थे। और ये जो ऑक्टेवियस सीजर था ये भतीजा था, मतलब गोद लिया था बेटे की तरह था ये, नेफ्यू जो था जूलियस सीजर का, इसका नाम ऑक्टेवियस सीजर था। ऑक्टेवियस सीजर इसी के नाम से, इसी के टाइम पे, ऑक्टेवियस सीजर के टाइम पे जो राइटर रहे हैं, वो बिल्कुल एक क्लासिकल वे में लिखा करते थे, इसीलिए इसे अगस्टस कहते थे। इसका नाम अगस्टस था, तो अगस्टन एज इसी के नाम से पड़ी थी। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज ऑल फॉर लव की। और ऑल फॉर लव में जो मेन मेन कैरेक्टर्स है उनकी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि दो कंट्री है, एक रोम है और एक इजिप्ट है, जिसे हम मिस्र कहते हैं। तो यहाँ रोम का जो शासक, शासक क्या, वहां जनरल हुआ करते थे, तो जनरल में नाम आता था, बड़ा नाम, मार्क एंटोनी। और फिर आता था आपका ऑक्टेवियस सीजर, और एक तीसरा नाम था लेपिडस। लेपिड, ये तीनों को तीन मूर्ति कहते हैं, इनकी ट्रिमरेट के नाम से जाने जाते हैं। तीनों दोस्त भी थे, जनरल थे, साथ में रहते थे, देश के लिए समर्पित थे। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, तीसरे का तो जिक्र यहाँ है नहीं, लेपिडस का। ऑक्टेवियस सीजर और जूलियस सीजर, इनकी दोनों की, सॉरी, ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटोनी, मतलब एंटोनियो और ऑक्टेवियस सीजर, इन दोनों का जिक्र यहाँ पर होता है। तो अब हमारे सामने मैंने कुछ पिक्चर्स ही दी है यहाँ पे। तो इसमें अगर मेन बात देखें तो यहाँ ये दोनों जीजा साले भी हैं, कि रोम में, रोम का जनरल है एंटोनी, एंटोनी की शादी हुई है ऑक्टेविया से, ऑक्टेविया का भाई है ऑक्टेवियस सीजर। तीन कैरेक्टर आप यहां समझो, और ये तीनों के तीनों रोम के हो गए, और ये भी रोम का है, तो रोम का ये कैरेक्टर। लेकिन मार्क एंटोनी इस समय जब ये कहानी चली तो वो रोम में नहीं रह रहा है, वो आ गया है इजिप्ट। और इजिप्ट की रानी है, क्वीन ऑफ इजिप्ट है, उसका नाम है क्लोपेट्रा। इसी के बारे में यह सेंट्रल कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो क्लोपेट्रा है। तो क्लोपेट्रा से लव करने लगा है मार्क एंटोनी।
एंटोनी और क्लोपेट्रा का लव, वो उसके लव की वजह से ही यहाँ इजिप्ट आ गया। अब अपने देश को, रोम को छोड़ करके इजिप्ट आ गया। यहां तक की स्पीच है, अगर एंटोनी एंड क्लोपेट्रा विलियम शेक्सपियर की पढ़े, कि अगर पिघल जाता हो ना, रोम खत्म भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब वो एंटोनी जो देश के लिए कुछ भी कर सकता था, आज उसे देश की परवाह नहीं रही। तभी तो इस ट्रेजिडी का अगर नाम देखें हम, ऑल फॉर लव, लव के लिए सब कुछ त्याग दिया इसने। ऑल, सब कुछ फॉर लव। इसका दूसरा नाम भी है द विल वेल लॉस्ट, और वो सेकंड टाइटल इसका पूछ लिया जाता है। तो ऑल फॉर लव जो है, ये ड्रामा जो जॉन ड्राइडन ने लिखा है, इसके अंदर वो दिखाता है, उसने केवल यहाँ पर इजिप्ट दिखाया है। और ऑक्टेवियस सीजर का नाम जरूर चलेगा, लेकिन वो स्टेज पे नहीं आएगा, लास्ट में दिखाएंगे, वहां पे भी नहीं दिखाएंगे इसे, ऑक्टेवियस सीजर को नहीं दिखाएंगे, केवल मार्क एंटोनी, क्लोपेट्रा और ऑक्टेविया का भी थोड़ा सा इसमें, मतलब जब ड्रामा चलेगा तो वो भी एक बार को यहाँ दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के एंटोनी इजिप्ट में है। और कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा बता दूं फिर दोबारा आपको, मार्क एंटोनी और क्लोपेट्रा दोनों लवर है, दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, सब कुछ त्याग करके, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, उसके दो लड़की भी है, ऑक्टेविया से इसके दो बेटी हैं, तो उन दोनों बेटी को छोड़ करके, अपनी वाइफ ऑक्टेविया को छोड़ करके, और पूरे रोम को छोड़ करके, और अपने दोस्तों को छोड़ के, ये आ जाता है क्लोपेट्रा के मिस्र में, इजिप्ट में, और उससे बहुत ट्रू लव करता है। उसके लिए सब कुछ त्याग दिया है इसने। तो उससे मतलब इसका लव देखने को मिला है कि भाई वो। और क्लोपेट्रा की एक खासियत है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है विलियम शेक्सपियर पे, कि विलियम शेक्सपियर की सबसे सुंदर हीरोइन बताओ, विलियम शेक्सपियर की सबसे इनोसेंट हीरोइन बताओ। तो सबसे सुंदर अगर हीरोइन की बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो वो आती है क्लोपेट्रा। ऐसा कहा जाता है क्लोपेट्रा पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है। यही कारण है कि जूलियस सीजर का भी लव है इसके साथ। मतलब वो ऐसे, मतलब खुद जूलियस सीजर एक्सेप्ट करता था कि जूलियस सीजर का इसके, और इसे इसी तरीके से सब कैरेक्टर लेस कहते थे, ये जूलियस सीजर से इसका लव। एक डोला बेला का कैरेक्टर आएगा, उससे भी लव करती है, एंटोनी से भी। लेकिन चाहे वो पहले किसी से लव करती हो, आज एंटोनी से उसका वाकई ट्रू लव है, और ये लास्ट में वो प्रूव भी कर देती है अपनी जान देकर। ये दो राय नहीं है। सबसे सुंदर लेडी इनोसेंट की बात आती है तो डेस्डिमोना, जो ओथेलो में है, वो सबसे इनोसेंट है हीरोइन विलियम शेक्सपियर की। सबसे कम उम्र की बात आती है, सबसे छोटी उम्र की अगर कोई थी तो वो जूलियट थी, तो जो 14 साल की भी नहीं हुई थी। तो मतलब ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये सबसे सुंदर, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी क्लोपेट्रा। और इसीलिए वो मिस्र की जो नील नदी है ना, उस नील नदी को ऐसा बोला जाता है, मतलब नॉर्मली, वैसे भी अगर कहीं आप जाओ, कि उसके अंदर जो पानी होता है ना, और उसका, जैसे हमारे गंगा का गंगा जल होता है कि भाई ये कभी खराब नहीं होता, ये इस काम आता है, तो वहां का जो रेत या जब पानी हटा दे जो निकलता है ना मिस्र की नील नदी से, अगर उसे चेहरे पे लेप लगा दे उसका, तो वो सुंदरता हो जाती है। ये कहा जाता है कि जो ये कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होते हैं ना, उससे बनाए भी जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वो क्लोपेट्रा है, बहुत ही सुंदर लेडी, और जो है इजिप्ट की, और उससे लव है मार्क एंटोनी का। तो हमने एंटोनी के बारे में कर लिया क्लियर, क्लोपेट्रा हमें पता लग गई कि वो सब कुछ वो भी त्याग करके एंटोनी से लव कर रही है, और एंटोनी यही रह रहा है इजिप्ट में। ऑक्टेवियस सीजर जो है वो साला भी हो गया, और इसका दोस्त भी रहा है, साथ रहा है, जनरल है, ये भी जनरल है। जनरल होते हैं जो देश के लिए सबसे जो योद्धा होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसमें तीन जनरल हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो यही पोस्ट जो थी एंटोनी की थी, और वही ऑक्टेवियस सीजर की थी। जब लड़ाई होती थी तो देश के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। उसके पीछे क्या है, ऑक्टेवियस सीजर इससे एक युद्ध लड़ेगा। युद्ध लड़ेगा क्या, वो युद्ध लड़ लिया, ये उस युद्ध को हार चुका है। क्योंकि अगर आप विलियम शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लोपेट्रा को पढ़ोगे तो उसमें वो युद्ध दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो युद्ध खत्म हो चुका है, एंटोनी उसे हार चुका है। हारने का कारण एंटोनी को लगता है कि क्लोपेट्रा रही। क्लोपेट्रा उस युद्ध के बीच में से छोड़ करके भाग आई थी, तो उस युद्ध का नाम भी आता है एक्टियम का युद्ध। तो वो जो लड़ा गया था उसमें क्लोपेट्रा पानी पे लड़ा गया था, और क्लोपेट्रा ने अपने शिप से वो वापस आ गई थी, उसके पीछे पीछे एंटोनी आ गया था। क्लोपेट्रा क्यों भाग आई थी उसके पीछे फिर अलग से लॉजिक है, लेकिन फिलहाल क्लोपेट्रा नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी तरीके से एंटोनी मुझसे मतलब मुझसे जुदा हो। जुदा होने से मतलब ये था कि उसे ये था कि ये मर ना जाए युद्ध में, और हमेशा वो डरी रहती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि युद्ध में जाए, वो मना भी करती थी। लेकिन एंटोनी जो था वो बहुत ही बहादुर था, और उसे हमेशा युद्ध पसंद था, और वो युद्ध पे जाता था। तो यहाँ पर एंटोनी को बड़ा धक्का लगा, और उसने अपने आप को एकांत में कर लिया। वो बड़ा उसे दुख हुआ कि क्लोपेट्रा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया।
और यहीं पर एक कैरेक्टर और आता है, वेंटिडियस। तो वेंटिडियस का जो कैरेक्टर है ये एंटोनी के का जर्नल है। मतलब एंटोनी का जर्नल से मतलब ये कि एंटोनी की आर्मी में सबसे ऊपर जो सेनापति होता है ना, उसका पद वेंटिडियस का है। ये भी रोम का है और यहाँ पर एंटोनी के साथ है। वेंटिडियस एक बहुत ही लॉयल पर्सन है एंटोनी के लिए। एक व्यक्ति किसी का बहुत वफादार हो जाता है, तो ये एंटोनी के लिए वेंटिडियस क्यों बहुत ज्यादा लॉयल है, ये नहीं चाहता। इसे पता है कि भाई ये इंसान एंटोनी बहुत अच्छा है और बहुत बहादुर भी है, देश के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय ये गलत चुंगल में फंस चुका है। वो जानता है कि भाई ये एक तरीके से स्पेल बाउंड हो चुका है इन द लव ऑफ क्लोपेट्रा। इसलिए वो चाहता है कि कैसे भी मैं इसे समझा करके, किसी भी तरीके से इसकी खुशामद करके, इसे कैसे भी इसका माइंड वॉश करूं, इसे का दिमाग पे से वो परत हटा दूं क्लोपेट्रा की, और मैं इसे वापस रोम ले जाऊं। लेकिन एक चीज ये भी समझ गया कि ये इसे कुछ भी बात कहो, जैसे लव में इंसान अंधा सा हो जाता है ना, उसे क्लोपेट्रा की कोई भी चीज बुरी अगर कोई कहता है ना, क्लोपेट्रा के बारे में कोई बुराई करता है, तो उसे बुरा लगता है वो इंसान। इसी वजह से वेंटिडियस से इसकी कई बार हॉट टॉक भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी वेंटिडियस सोचता है कि चलो ये उसके लव की वजह से मुझसे कह रहा है। वो अपना ट्राई प्रयास करता रहता है वेंटिडियस, कि भाई वैसे अब वो कहता भी है कि सीरिया से कुछ फौज हमें मिल जाएगी और वहां पर खड़ी है, वे हमारा सपोर्ट करेगी, मैं उसे तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा क्लोपेट्रा को। इस पे एंटोनी एग्री नहीं होता किसी भी तरीके से। फिर इससे दोनों में, दोस्तों में कह दो या दोनों में बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं एंटोनी जो है वो क्लोपेट्रा को छोड़ नहीं सकता, लेकिन अब उसे बड़ा धक्का लगा है। ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये एक कैरेक्टर सबसे नीचे आप देख भी रहे होंगे कि एक अगर हम बात करें रोम के, सॉरी इजिप्ट में, और जैसे वो होते हैं ना प्रीस्ट होते हैं, ऐसे ही ये सेरापियन नाम से एक कैरेक्टर है, ये प्रीस्ट है इजिप्ट का। तो सेरापियन जो है वो एक भविष्यवाणी करता है कि भाई अब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसके दिमाग में ये है कि रोम, मिस्र में, इजिप्ट में कुछ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि नील नदी का पानी जो है ना वो बहुत उफान में आया हुआ है। तो जैसे एक पृष्ठ एस्टिमेट लगा लेते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला, वो हुआ भी है बुरा। तो ये इस तरीके की बात करता है। तो यहीं पर एक कैरेक्टर आता है जो बहुत लॉयल है क्लोपेट्रा का, और जिसका नाम आप देख रहे होंगे कि ये सेकंड रो में लास्ट वाला, एलेक्सस। एलेक्सिस का जो कैरेक्टर है, ये ये बहुत ज्यादा मतलब लॉयल है क्लोपेट्रा की। क्लोपेट्रा का राइट हैंड समझो इसे। ये इसे ट्रांसजेंडर कह दो, आप इम्पोटेंट कह दो, यूनक कह दो, तीनों का मतलब एक ही हो जाता है, हिजड़ा। तो ये हिजड़ा है और ना मेल है ना फीमेल है, और ये क्लोपेट्रा का बहुत वफादार है। ये इसे डांटता है क्योंकि वो मिस्र की रानी है, कि भाई तुम ये अफवाह क्यों फैला रहे हो सारी जगह। तो उस पृष्ठ को ये बार बार डांटता है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सेरापियन को ये उल्टा सीधा बोलता है कि भाई आप जो है गलत अफवाह चारों तरफ फैला रहे हो, ये कुछ नहीं होगा। और यहाँ अब एंटोनी और क्लोपेट्रा में थोड़ी सी आ चुकी है उस युद्ध के बाद। एंटोनी उससे बोल नहीं रहा है क्लोपेट्रा से। क्लोपेट्रा भी बड़ी परेशान है कि मैं किसी तरीके से बात करूं एंटोनी से। यहाँ पर एक किरदार और आता है, डोलाबेला और ओक्टेविया। ये दो कैरेक्टर यहाँ पर एंट्री करते हैं। डोलाबेला जो है, इसकी अगर आप बात करें, ये फ्रेंड है एंटोनी का। लेकिन अब दोनों में फ्रेंडशिप बीच में दरार पड़ गई है, क्योंकि किसी ने ये बता दिया कि क्लोपेट्रा जो है वो डोलाबेले की तरफ को भी अट्रैक्ट है। तो वहां पर दोनों में थोड़ा सा मन मुटाव सा हो गया है। और ओक्टेविया भी जो है वो अपनी दोनों बेटी को लेकर के यहाँ आ चुकी है। एंटोनी के सामने जब दोनों बेटी आती है, ओक्टेविया आती है, तो ओक्टेविया यही कहती है कि चलो, मेरे लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, तो कम से कम इन बच्चों के लिए तो रोम वापस आ जाओ। एंटोनी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल वो क्लोपेट्रा से भी नाराज है। क्लोपेट्रा को ये सब चीजें पता लग जाती है। क्लोपेट्रा का आमना सामना ओक्टेविया से होता है। ओक्टेविया और क्लोपेट्रा दोनों आपस में इतना तकड़ा झगड़ा होता है, मतलब तू मैं वाला ही, कि ओक्टेविया उसे बुरा भला कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल बेकार कर दिया, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम ऐसे हो, वो सारी चीजें होती है। और क्लोपेट्रा वहां पर एक लाइन ऐसी बोलती है जिसे ऑडियंस सुनकर के बड़ा ये लगता है कि भाई ये लड़की तो ठीक है। मतलब ये कहती है कि अरे तुम्हें तो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, तुम पे तो बच्चे हैं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पे नाम है, तुम हस्बैंड, तुम वाइफ हो इसकी, एंटोनी की। मेरे पास क्या है? मेरे पे नाम नहीं है, मैं किसके भरोसे रहूं? मेरे पर तो बस एक इसका लव है मेरे लिए। तो
तो तुम पे तो सब कुछ है, मतलब ऐसी कुछ बातें बोलती है। ऑक्टेविया बहुत ज्यादा वो कहती है, लेकिन क्लियोपेट्रा किसी भी तरीके से एंटोनी के रास्ते से बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जब एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है, उस युद्ध को लेकर भी, फिर डोलाबेला को लेकर के कि वो कहीं ना कहीं क्लियोपेट्रा से किसी ना किसी तरीके से अटैच है, उसके बारे में ये बताते हैं आकर के। वेंटिडियस कहता है कि मैंने देखा है कि डोलाबेला बहुत ज्यादा देखो जीलियस एक बड़ी बात हो जाती है, जैसे आपने उसमें देखा होगा ओथेलो के, ओथेलो में, कि iago कैसे भड़का देता है ओथेलो को, बिल्कुल ऐसे ही वेंटिडियस, ऑक्टेविया इसके माइंड में ये चीज डाल देती है एंटोनी की कि वो डोलाबेला उसके साथ लव करता है, और वो भी हमने उन दोनों को देखा है एक जगह। तो इस तरीके से मतलब वो उसके हाथ को किस कर रहा था, वो उससे बात कर रही थी, वो सब चीजें होती है। तो एंटोनी क्लोपेट्रा से जब बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और फिर ये कहीं ना कहीं इसे कन्विंस कर लेते हैं चलने के लिए, एंटोनी को, कि भाई अपने बच्चों के लिए खातिर चल दो। और ये बात जब क्लोपेट्रा को पता लगती है, तो यहाँ अब मोड़ आता है वो जो जिस एंड के लिए, जिसके लिए इसे हीरोइक ट्रेजेडी भी कहा गया है, कि अब वो चीजें आती है। एलेक्सिस ये बात बताता है आकर के, यहीं से समझने की थोड़ी सी बात है, और ये लास्ट सीन भी होता है। एलेक्सिस बताता है आकर के क्लोपेट्रा को कि इस तरीके से एंटोनी के जाने की बात है। क्लोपेट्रा बड़ी परेशान होती है कि भाई एंटोनी तो किसी भी तरीके से जाना नहीं चाहिए, कि मैं तो उससे सच्चा लव करती हूँ। तो अब कहते हैं कि भाई अब कैसे, एक बार वो कहती है एक बार बस वो मेरे से मिल ले, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाह रहा है। तो इसके, तब ये कहती है भाई एक बार वो मेरे से अगर मिल ले ना, ये दो नाम और मैं बता दूं आपको, एक एग्रिपेना और एंटोनिया, एंटोनियन है ये। एंटोनिया और एग्रिपेना जो है, ये दोनों बेटी है इसकी, एंटोनियो और ऑक्टेविया की। तो ये दोनों कैरेक्टर हो गए ना, सारे कैरेक्टर एक बार मैं बता दूं, फिर एंड चल रहा है इसका। चार्मियन जो है, ये है वो इसकी नौकरानी, मेड सर्वेंट है। तो चार्मियन इसकी मेड सर्वेंट है, जो क्लोपेट्रा है। लास्ट में इसका थोड़ा सा रोल देखने को मिलेगा। और एक तरीके से दो सर्वेंट हो गए, एक ट्रांसजेंडर या इम्पोर्टेंट या यूनक कह दो, जिसका नाम है, जिसका कैरेक्टर भी काफी है, एलेक्सस। और दूसरा जो है चार्मियन है। तो ये दोनों सर्वेंट है, और एलेक्सस तो बिल्कुल राइट हैंड है क्लोपेट्रा का। अब यहाँ पर ये बात आती है, तो ये क्लोपेट्रा क्या करती है कि भाई किसी तरीके से वो कहता है कि मेरी एक मुलाकात करा दो एंटोनी से। तो मैं उसे, जैसे होता है ना कि अगर वो मेरे से मिलेगा तो वो बिल्कुल वहां जाने का जो अपना ओपिनियन है वो रिजेक्ट कर देगा, वो रोम जाएगा नहीं किसी भी सूरत में। ये क्लोपेट्रा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एक बार उससे मिल, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहा था। एंटोनी ने अपने आप को, डोला वेले की बात सुन के, और जिस तरह से उसने युद्ध में पीठ दिखा के भाग गई थी वो, तो वो बड़ा नाराज था उससे, वो नहीं मिलना चाह रहा था क्लियोपेट्रा से। तो मतलब एक लव में नाराजगी, बस ऐसी। तो अब वो नहीं मिल रहा था और इसे मिलना था, और उसने कहीं ना कहीं जाने का मन कुछ समय के लिए बना लिया, रोम के लिए। अब वो बात जब पता लगती है तो एलेक्सिस एक प्लान बनाता है। ये प्लान ही बड़ा दुखदायक रहेगा, अब आप समझ लो क्या बनाता है। एलेक्सिस कहता है कि क्यों ना एक झूठी खबर फैला दी जाए। इससे बोलता है कि तुम टॉम में चली जाओ, एक टॉम थी वहां पर कब्र की, वहां पे जाके एकांत में तुम चली जाओ, क्लोपेट्रा से के बोलता है, और मैं ये खबर फैला दूंगा एंटोनी के सामने कि तुम मर चुकी हो। जब तुम्हारे मरने की खबर सुनेगा तो दौड़ा चला आएगा। ऐसा बहुत बार आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई बेटा है या बेटी है और उसके माता पिता है, तो वो नहीं आ रहे, तो अरे खबर पहुंचा दो वो आ जाएगा। तो ऐसा फिर वे आ भी जाते हैं भागे हुए, ये भी ऐसी कुछ सोच करके कि जब मेरे मरने की खबर सुनेगा ना तो भाग आएगा, फिर मैं उससे बात कर लूंगी। ये प्लान था एलेक्सस का। एलेक्सस ये प्लान करता तो क्लियोपेट्रा मान जाती, हाँ भाई बात तो ठीक है। अब ये प्लान लेकिन फेलियर हो जाता है। अब ये बात जाकर के एलेक्सस बता देता है एंटोनी को, और एंटोनी को पता लगता है, वेंटिडियस है वहीं पर। तो जब ये पता लगता है तो अब एंटोनी का रिएक्शन देखो आप। जैसे उसे पता लगा क्लियोपेट्रा मर गई, तो वो बिल्कुल ऐसा समझो तुम, बिल्कुल पागल सा हो गया। उसे लगा कि जैसे मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। कहाँ तो वो उसे नाराज चल रहा था, उसे छोड़ के जाने वाला था रोम पे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब उसके दिमाग में बात आ गई, अब उस पर कुछ सुध बुध नहीं थी। वो कहने लगा कि मैं भी क्यों जीऊं फिर, बट सी हैज गॉन, आई ऑल्सो वांट टू गो देयर, मैं भी हेवन जाऊंगा, वहीं मिलूंगा उससे। मतलब मैं अब किसके लिए जीऊं, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गया। और इंसान जब ऐसा लव में हो जाता है ना, उसे संभाल पाना, उसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ वेंटेडियस उसे बड़ा समझाता है, अरे चलो जो हुआ, उसे भी लग रहा था, लेकिन एंटोनी मानता नहीं है। एंटोनी कहता है अगर तुम मेरे वफादार हो तो मेरे आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मुझे जान से मार दो।
अब ये रोमन सोल्जर्स जो होते हैं ना, इन्हें आत्महत्या ऐसे मरना बड़ा वो रहता है, परेशान हो जाते हैं तो अपने आप को मार देते हैं। तो वेंटिडियस मना करता है, अरे मालिक मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ भला, ये तो गलत है। वो नहीं, तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। कसम धर्म देता है उसे। तो कहता है कि ठीक है, एंटोनी से कहता है चलो मैं तुम्हें मारता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लो। और उसकी आंखें बंद करके वेंटिडियस अपने आप को मार लेता है। कह रहा तुम्हें मारने से अच्छा तो मैं ही मर जाऊं। तो वो अपने आप को अपनी हत्या कर लेता है वेंटिडियस। अब जब एंटोनी आंख खोलता है, देखता है इसने तो अपने आप को ही मार लिया। तो फिर एंटोनी के तो अब भी दिमाग में वही बात थी, तो वो अपनी तलवार को एंटोनी ऐसे रख देता है जमीन पे, मतलब लगा करके उसे फिट करता है और उस पर कूद जाता है। कूद के पेट में, मतलब वहां पर दम तोड़ता है, मतलब उसके पेट में लगती है। ऐसा कहा जाता है कि उसके दिल में नहीं लगी। कुछ समय तक जैसे इंसान के पेट में तलवार चलेगी तो जिंदा रहता है, मुंह में तो एक एक घंटे तक बिजी जाते हैं। तो ऐसे वो थोड़ा सा वो था, तो ये बात जा करके एलेक्सस बताता है क्लोपेट्रा को कि एंटोनी जो है वो हो गया। और एंटोनी को भी ये बताया जाता है, अरे तुमने अपना आप को मार लिया, वो तो अभी जिंदा है। तो जब वो जिंदा सुनता है तो एकदम अचंभित हो जाता है, तो वही क्लोपेट्रा भागी चली आ जाती है। क्लोपेट्रा उसे अपने गोदी में उसका सर रखती है, और एकदम उसे लगता है कि अरे मैंने कितना बुरा हुआ। फिर तो देखो उसका लव कितना हो सकता है, ऐसे में क्लोपेट्रा कितना लव करेगी, आप इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि मेरे लिए इसने जान दी, तो इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उधर ऑक्टेवियस सीजर का ये था कि वो अटैक करने वाला है इजिप्ट पे। तो अब क्लोपेट्रा क्या करती है, एंटोनी एकदम बोलता है, मतलब मरते मरते थोड़ा सा इस तरीके से बोलता है कि वी विल मीट अगेन इन हेवन, हम दोबारा हेवन में मिलेंगे, हमें कोई भी वहां पर रोक टोक नहीं होगी, किसी भी तरह का बैरियर नहीं होगा। तो वी विल मीट देयर, वहां मिलेंगे एक दूसरे से। तो एंटोनी दम तोड़ देता है। क्लोपेट्रा वहीं पे सिंहासन पे बैठती है, वहीं उसकी डेड बॉडी के पास ही। और अब एक मतलब शादी वाला जोड़ा पहन के आती है, और वहीं आकर के और अपने नौकरानी को, चारमियान को कहती है, एलेक्सिस से कहती है कि एक आस्प जो होता है, मतलब एक छोटा सांप होता है जहरीला, उसे कहीं से लेकर आओ। तो वे लेके आते हैं, उस सांप से अपनी बाजू में कटा करके कटवा लेती है, और कटवा के वो मर जाती है। वहीं पर उसकी जो ये चारमियान मेड सर्वेंट है, वो भी अब उसी के जहर से, मतलब उसे अपने यहाँ कटवा के, मतलब उसे भी उससे बड़ा लगाव था जैसे वेंटिलियस को था, वो भी मर जाती है। तो ये ट्रेजेडी यहाँ होती है। और इसमें तो ये नहीं दिखाया गया, लेकिन एंटोनियन क्लोपेट्रा जो है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, वहां पे वो ऑक्टेवियस सीजर का सामना करती है, और उसे लगता है ऑक्टेवियस सीजर मुझे अपनी महारानी बना लेगा। तो वो कहती है कि मैं किसी के हाथ में खुद को मार लूंगी, मतलब इसकी रानी बनने से अच्छा है कि मैं अपने आप को मार लूं। तो वहां पे ऐसे डेथ दिखाई थी, यहाँ पर वो उसके बराबर में वहीं पर सिंहासन पे बैठती है ऐसे, एंटोनी साथ में है, और वहां मरती है। फिर एलेक्सिस और सेरोपियन सब मतलब वहां पे होते हैं, सब आते हैं। और फिर ये कहा जाता है, एलेक्सिस ही बोलता है, लास्ट के वर्ड थे उसके भी, कि भाई अब ये दोनों जो है, दोनों मर चुके हैं, तो दोनों के दोनों मतलब ऊपर, भगवान करे ये ऊपर एक दूसरे से मिले, वहां ये यूनिटी दिखाई थी। और इसमें भी हम देखेंगे जैसे क्लासिकल ट्रेजेडी होती है ना, उसमें यूनिटी, थ्री यूनिटीज को यूज करते हैं। विलियम शेक्सपियर थ्री यूनिटीज नहीं कर पाता, वो यूनिटी ऑफ एक्शन तो कर देता है, लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ टाइम एंड प्लेस भी है, क्यों? क्योंकि थोड़े से समय में दिखा दी, मतलब पूरा ऐसा लगाओ जैसे आप लास्ट का पीरियड दिखा दिया, 2-4 दिन में ही सारा का सारा प्ले खत्म कर दिया, तो इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। और यूनिटी ऑफ प्लेस कहते हैं कि जब एक ड्रामा एक ही जगह पे दिखा दे ज्यादातर, ज्यादा इधर उधर ना जाए। लेकिन ऐसा विलियम शेक्सपियर के प्ले में नहीं था, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में। वहां कभी रोम का दिखाते थे, तो कभी इजिप्ट को दिखाते थे, वहां इस तरीके से करते थे। लेकिन यहाँ सारा कुछ यही हुआ, कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में ही सारा प्ले खत्म कर दिया, 2-4 दिन की मतलब स्टोरी में। क्योंकि लास्ट लास्ट का दिखाया है, डेथ सीन लास्ट का, और ये एक हीरोइक और ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में लिखी है, जिसे वर्स ड्रामा या पोइटिक ड्रामा भी कहा गया है। तो ये इसकी समरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां कोई चीज छुटी होगी तो वो आ भी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एक ऑर्डर में सारी चीजें नहीं रह पाती भाई। हम तो ऐसी समरी बता रहे हैं ना, कोई चीजें बहुत सारी बातें हैं अभी तो लेकिन मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई, तो इसकी समरी आपके माइंड में फिट हो गई होगी। और सबसे पहले कहानी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसकी ये तो यही तक करेंगे हम।